हेलो फ्रेंड्स, एक नया चैप्टर अब आपके सामने है। चैप्टर पढ़ रहे हैं मनी। ठीक है, बड़ा छोटा सा चैप्टर है। इसके भी दो तीन पार्ट तो छोटे छोटे करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहला है हमारे पास बाटा सिस्टम। ठीक है, मनी के इंट्रोड्यूस होने पर, यानी जब आपके करेंसी नोट्स है ये सब चीज़ आई थी, उससे पहले जब पैसा नहीं था तो उस वक्त क्या बाटा सिस्टम चलता था। ये बाटा सिस्टम आप ऑलरेडी पहले भी बचपन में कहीं ना कहीं पढ़ चुके हो। शायद सोशल साइंस में जो इकोनॉमिक्स का जो एक छोटा पार्ट होता था, आपके पास बुक होती थी, शायद उसमें पढ़ा हो आपने। बार्टर सिस्टम यानी वस्तु विनिमय प्रणाली, यानी जब एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु को एक्सचेंज किया जाता था। डन, यानी किसी के पास गेहूं है और फिर चावल चाहिए, और उसको फिर एक ऐसे बंदे को ढूंढना पड़ता था जिसके पास क्या है। देखो, पहले वाले का क्या बोला मैंने, मान लो पहला बंदा ये, ठीक है, इसके पास क्या गेहूं है और चाहिए क्या इसको, चावल चाहिए। तो ये एक ऐसे बंदे को ढूंढेगा जिसके पास क्या हो, चावल हो, और उसे क्या चाहिए हो, गेहूं। डन, क्योंकि उसे अपने गुड्स को एक्सचेंज करना है दूसरे के गुड्स के साथ। तो ये चीजें पहले के जमाने में होती थी, जिसका होना क्या होता था, बहुत ज्यादा कठिन होता था। ठीक है, क्योंकि ये मानो एक टाइम को पॉसिबल हो जाएगा कि उस बंदे के पास चावल है, पर जरूरी थोड़ा ना उसको गेहूं की भी जरूरत होगी। ठीक है, तो ये चीजें होती थी। तो अब ये पढ़ने जा रहे हैं बार्टर सिस्टम। देखने मैंने सी टू सी का है यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, कमोडिटी टू कमोडिटी मैंने बोला हुआ है यहाँ पे। सी टू सी मतलब कमोडिटी टू कमोडिटी वर्ड लिखा हुआ है। देखते हैं, इट इज अ सिस्टम इन विच गुड्स आर एक्सचेंज, जिसमें गुड्स एक्सचेंज होते थे किसके लिए, फॉर गुड्स। यानी ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें गुड्स एक्सचेंज होते हैं किसके साथ, गुड्स के साथ ही, यानी एक गुड्स के बदले दूसरे गुड्स, से कहते हैं बार्टर सिस्टम। इन दिस सिस्टम मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, यानी इसमें जो जो ये सिस्टम था, इसमें मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज डज नॉट एग्जिस्ट, यानी मनी एग्जिस्ट नहीं करती थी उस टाइम में, मनी नहीं होती थी। तो इट इज अ सिस्टम इन विच गुड्स आर एक्सचेंज फॉर गुड्स। इन दिस सिस्टम मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज डज नॉट एग्जिस्ट, मनी उस टाइम पे नहीं होती थी। आगे लिमिटेशन ऑफ बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम की लिमिटेशन बोले तो देखो, मैंने 5 लिमिटेशन आपके सामने लिखी हुई है। कितनी लिमिटेशन लिखी है, 5 लिमिटेशन मैंने आपके सामने लिखी है, जिसमें से पहली है प्रॉब्लम ऑफ डबल को इंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स। नंबर 2, लैक ऑफ कॉमन मेजर्स ऑफ वैल्यू। नंबर 3, लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। डेफर्ड पेमेंट का मतलब बता देता हूं थोड़ी देर के लिए बस, यानी जो फ्यूचर की पेमेंट होती है। डेफर्ड पेमेंट फ्यूचर से रिलेटेड पेमेंट्स होती है। तो नंबर 3 हो गया। नंबर 4, स्टोर ऑफ वैल्यू। नंबर 5, इनडिविजिबिलिटी ऑफ गुड्स। डन, तो ये 5 आपके पास है। पेपर में 5 पूछे, बहुत कम चांसेस है। ठीक है, तो किसी एक के ऊपर या 2 के ऊपर नोट आ सकता है लिखने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं इसकी लिमिटेशन से, क्योंकि डेफिनेशन काफी आसान थी कि बार्टर सिस्टम वो सिस्टम है जहां पे गुड्स का एक्सचेंज गुड्स के साथ होता है। तो स्टार्ट करते हैं इसकी लिमिटेशन। पहले लिमिटेशन से स्टार्ट करते हैं। 2 पॉइंट आपके सामने लिख दिए पहले मैंने, उसके बाद बाकी 3 करते हैं। प्रॉब्लम ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स। आप चाहो तो उसे बढ़ा चढ़ा के लिख सकते हो, मैंने आपको बता दिया है। आप इसे बढ़ा चढ़ा के लिखो, इसमें एग्जांपल लिखो अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, सब चलेगा। सी टू सी इकोनॉमी कह लो या सीसी इकोनॉमी कह लो, एक ही बात है। डन, सीसी इकोनॉमी कह लो, सी टू सी इकोनॉमी, डन, एक ही बात है। वैसे सीसी इकोनॉमी ज्यादा यूज होता है, सीसी इकोनॉमी। तो यहां पे इसने बोला प्रॉब्लम ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स में अंडर बार्टर सिस्टम अ सेलर हैज टू फाइंड समवन हु वांट्स टू बाय व्हाट ही हैज, यानी सेलर को ढूंढना पड़ता है एक ऐसा बंदा, ठीक है, जो वो खरीदे जो इसके पास है। किसके पास, सेलर के पास है। एंड ही हैव बट द बायर मस्ट, और जो बायर हो मस्ट आल्सो हैव व्हाट सेलर वांट्स, और जो सेलर चाहता है वो बायर के पास हो। एग्जांपल समझते हैं इसको। ए, ये कोई ए है और ये हमारे बी। एक टांग नहीं है, ये मैडम है। ठीक है, बी एक टांग पे बैठी हुई है मैडम।
ठीक है, जैसे बैठक से हैं उनके पोज अपने अपने होते हैं। तो ये ए है, ये बी है, इसके पास व्हीट है यानी गेहूं। मैडम जी के पास जो है राइस है, ठीक है। इसको क्या चाहिए, इसको चाहिए राइस और इनको चाहिए मैडम जी को व्हीट। डन। तो क्या कह रहा है, अंडर बाटा सिस्टम अ सेलर हैज टू फाइंड समवन हु वांट्स टू बाय व्हाट ही हैज। तो उसने बोला सेलर मान लो थोड़ी देर के लिए, ठीक है, आप ये बंदा है, ये व्हीट सेल करना चाहता है, ऐसे पढ़ लो चाहिए इसके अकॉर्डिंग पढ़ लो, ये बंदा राइस सेल करना चाहता है और व्हीट बाय करना चाहता है, ठीक है। तो उसने बोला अंडर बाटा सिस्टम अब सेलर हैज टू फाइंड समवन हु वांट्स टू बाय व्हाट ही हैज। यानी ए है, ए को किसी दूसरे को ढूंढना पड़ेगा, ए को किसी दूसरे को ढूंढना पड़ेगा जिसके पास क्या हो, जिसके पास व्हीट की जिसको जरूरत हो और उसके पास क्या हो, राइस हो, ठीक है। ये स्टेटमेंट ये कह रही है कि अ सेलर हैज टू फाइंड, सेलर को ढूंढना पड़ेगा समवन हु वांट्स टू बाय व्हाट ही हैज, यानी इसको एक ऐसा पर्सन ढूंढना पड़ेगा जो बाय करना चाहता हो जो इसके पास है, और इसके पास क्या है, व्हीट है, ठीक है। बट द बायर मस्ट आल्सो हैव, बट द बायर यानी ये मस्ट आल्सो हैव होना चाहिए व्हाट सेलर वांट्स, सेलर क्या चाहता है, राइस। डन। तो इसको कंफ्यूज मत होना, आसानी से पढ़ो और अपने अकॉर्डिंगली लिख सकते हो, बुक में भी मिल जाएगा आपका कि अंडर बाटा सिस्टम अ सेलर हैज टू फाइंड, सेलर को ढूंढना होता है, ठीक है, हु वांट्स टू बाय व्हाट ही हैज, जो बाय करना चाहता है जो इसके पास है, इसके पास व्हीट है, ये बाय करना चाहता है, व्हाट ही हैज। बट द बायर यानी ये मस्ट आल्सो हैव, इसके पास होना चाहिए व्हाट सेलर वांट्स, यानी जो सेलर चाहता है, सेलर क्या चाहता है, राइस। तो जब दोनों ही एक दूसरे की इच्छा को पूरी कर सकते हैं, ठीक है, तो ये हो गया डबल कॉन्फिडेंस, यानी आपको एक ऐसा बंदा ढूंढना है जिसको उस चीज की जरूरत है जो आपके पास हो और उसके पास वो चीज हो जो आपको चाहिए, ठीक है। तो ये चीज काफी ज्यादा क्या होता है, डिफिकल्ट टास्क है ढूंढना, ठीक है, कहीं दूर दूर पैदल जाना पड़ जाता था ये एक्सचेंज करने के लिए, यानी अपना गुड्स को एक्सचेंज करने के लिए। तो पहली लिमिटेशन ये थी, सबसे बड़ी जो आपकी जो लिमिटेशन है वो ये आ गई पहली। नंबर 2, लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू, यानी यहाँ पे क्या है, वैल्यू को मेजर करने का ना एक तरीका जो है यहाँ पे नहीं था, मापदंड नहीं था, ठीक है। इन बाटा सिस्टम ऑल कमोडिटीज आर नॉट इक्वल वैल्यू, ठीक है, जो कमोडिटीज थी हमारी जो बाटा सिस्टम में वो इक्वल वैल्यूज की नहीं थी, ठीक है, और होती भी नहीं है। उसने बोला एंड देयर इज नो कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू, कोई भी कॉमन मेजर वहां पे नहीं था, ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन विच, यानी गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू का कोई कॉमन मेजर नहीं था, इन विच एक्सचेंज रेशियो कैन बी एक्सप्रेस, जिसमें एक्सचेंज रेशियो को एक्सप्रेस यानी जताया जा सकता था, बताया जा सकता था, ठीक है, समझाया जा सकता था, ऐसा कोई रेशियो वहां पे, ऐसा कोई मेजर वहां पे क्या नहीं था, एग्जिस्ट नहीं करता था। यानी ये किसकी बात कर रहा है, साफ साफ कह रहा है क्या नहीं था वहां पे, मनी, वहां पे मनी नहीं थी। तो लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू में इन बाटा सिस्टम ऑल कमोडिटीज आर नॉट इक्वल वैल्यू, सारी जो कमोडिटीज होती थी वो इक्वल वैल्यू की नहीं होती थी, ठीक है। एंड देयर इज नो कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, और कोई कॉमन मेजर भी नहीं होता था जिससे कि आप माप सकते क्या चीज कि वो कितने रुपए का है, ठीक है, उसको एक्सचेंज में कितने में एक्सचेंज होगा, क्या होगा, कोई भी ऐसा कॉमन मेजर नहीं था ऑफ द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन विच एक्सचेंज रेशियो कैन बी एक्सप्रेस्ड। तो ये आपके 2 पॉइंट थे, तो मैं मिटाने वाला हूँ उसको, एक बार दोबारा देख लीजिए फटाफट से। प्रॉब्लम ऑफ डबल कोइंसिडेंस अमाउंट्स, ठीक है, यानी हमें एक ऐसे बंदे को ढूंढना है जिसको जो हमारे पास गुड्स है उसकी जरूरत है और हमें उसके पास जो गुड्स है उसकी जरूरत हमें हो, ठीक है। तो डबल कोइंसिडेंस अमाउंट्स है, ये पहली प्रॉब्लम ये आ गई। दूसरी लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू, यानी आप ये गुड्स की वैल्यू को ढंग से मेजर नहीं कर सकते। जैसे एक हॉर्स है आपके पास, तो उस हॉर्स को आप कैसे मतलब एक्सचेंज करोगे, ठीक है। मान लो अगर आपको उसको एक्सचेंज करना तो आप इसकी कीमत क्या लगाओगे, बताओ कि 20 बोरी आलू दे दो, हॉर्स उतने के बराबर है, 50 बोरी प्याज के बराबर हॉर्स की कीमत है,
कैसे उसे एक्सप्रेस करोगे, ये पॉसिबल नहीं हो पाता था कहाँ पे, यहाँ पे। तो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है इन बार्टर सिस्टम ऑल कमोडिटीज आर नॉट इक्वल वैल्यू एंड देयर इज नो कॉमन मेजर ऑफ द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन विच एक्सचेंज रेशियो कैन बी एक्सप्रेस, जिसमें एक्सचेंज रेशियो को एक्सप्रेस किया जा सके। पॉइंट नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 3 को देखना, लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। देखो डेफर्ड पेमेंट मैं आपको बता दूंगा, डेफर्ड पेमेंट वो पेमेंट होती है जो कि फ्यूचर से रिलेटेड होती है। इसको आप कॉन्ट्रेक्चुअल पेमेंट भी बोल सकते हो। डन, कौन सा, कॉन्ट्रेक्चुअल पेमेंट बोल सकते हो। तो डेफर्ड पेमेंट्स रेफर्स टू द पेमेंट विच इज रिलेटेड टू फ्यूचर, यानी जो रिलेटेड होती है किससे, फ्यूचर से। तो ये दो पेमेंट्स होती है जो कि आपकी किससे रिलेटेड है, फ्यूचर से रिलेटेड होती है, जिसको आपको सेटल करना होता है इन फ्यूचर। डन, तो डेफर्ड पेमेंट की डेफिनेशन पहले कवर हो गई। उसके बाद इन दिस, इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, देखो अगर मान लो किसी की यहाँ शादी थी, बार्टर सिस्टम में चले जाते हैं, यानी उस जमाने में जब मान लो किसी की शादी थी और वो आपके यहाँ से 50 बोरी आलू के लेके चले जाता है। डन, वो कहता है कि ठीक है अभी तो क्या नाम है, आपने बोला ठीक है कोई बात नहीं, आप अगले साल मुझे वो आलू लौटा देना। अब बात ये आती है जब वो अगले साल लौटाएगा तो कितना लौटाएगा, क्या वो 50 बोरी ही लौटाएगा, ठीक है, क्योंकि अगर अकॉर्डिंग टू मनी चले तो अगर आप किसी को 10,000 देते हो तो 10,000 ही वापस नहीं लेते हो, आप उस पर इंटरेस्ट भी लेते हो। तो आलू में समझ नहीं आया कितना लेना चाहिए, क्या एक बोरी एक्स्ट्रा लेनी चाहिए, या फिर वो जब वो आलू देगा उस साल क्या वो उसी क्वालिटी में उसी फॉर्म में होंगे जिस फॉर्म में हमने उसे दिए थे, ठीक है, या जो हम गुड्स मांगना चाहते हैं वो वैसे गुड्स मतलब देना चाहते हैं, देता मेरा मतलब वो है। डन, तो अब वही पॉइंट यहाँ पे आता है कि हम जब फ्यूचर में पेमेंट कर रहे हैं तो इन दिस द बोरोवर मे नॉट बी इन अ पोजीशन टू अरेंज एग्जैक्टली द सेम गुड, कि वो सेम गुड ही उसको प्रोवाइड कर सके इन द सेम क्वालिटी एंड एट द टाइम ऑफ रिपेमेंट। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, इन दिस द बोरोवर मे नॉट बी इन अ पोजीशन टू अरेंज एग्जैक्टली द सेम गुड एंड इन द सेम क्वालिटी एट द टाइम ऑफ रिपेमेंट, इन रिपेमेंट टाइम पे एग्जैक्टली वो गुड। बात समझ आ रही है? याद रखना, मैंने आलू का एग्जांपल लिया, आप कोई और एग्जांपल ले सकते हो, याद रखना। उसका देयर में बी कोमा लगा है, रिपेमेंट के बाद कोमा लगा हुआ है, उसका देयर में बी कॉन्फ्लिक्ट यानी विवाद हो सकता है रिगार्डिंग विच स्पेसिफिक कमोडिटी इज टू बी यूज्ड फॉर रिपेमेंट, कि आपको जिस टाइप की कमोडिटी के लिए बोला था कि आपने वो पेमेंट करी है नहीं करी, एंड द कमोडिटी टू बी रिपेड, जो कमोडिटी आपको रिपे करनी है, मे लूज और गेन इट्स वैल्यू, हो सकता है कि उसकी वैल्यू कम या ज्यादा हो एट द टाइम ऑफ रिपेमेंट, ठीक है। तो बहुत ज्यादा दिक्कत है आती है इसमें, ठीक है, डेफर्ड पेमेंट के टाइम पे। सो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू मेक डेफर्ड पेमेंट इन द फॉर्म ऑफ गुड्स, यानी गुड्स की फॉर्म में डेफर्ड पेमेंट करना बहुत पॉसिबल नहीं हो पाता था आसानी से, ठीक है। तो तीसरा पॉइंट आपका डेफर्ड के पड़ता। चौथा पॉइंट अगर हम बात करें तो लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू है, कि अगर आप ये बोलो देखो उस टाइम पे वेल्थ जो होती थी ना, आज के टाइम पे वेल्थ में आप काफी सारी चीजें आती है, मनी है आपके पास, बिल्डिंग बहुत सारी चीजें हैं। पहले टाइम पे ज्यादा जो होता है गुड्स की फॉर्म में था सर, ठीक है, और गुड्स को लंबे टाइम तक आप ये बोलते हो कि नहीं मेरे पास तो मैं तो टमाटर का इतना बड़ा उत्पादक हूँ कि कोई हिसाब ही नहीं है, और आप बोलो मैं तो टमाटर अब तो मैं 3-4 साल के लिए स्टोर कर रखूंगा, तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो खराब हो जाते हैं। तो उसने बोला अंडर बार्टर सिस्टम इट इज डिफिकल्ट फॉर पीपल टू स्टोर वेल्थ फॉर फ्यूचर यूज, यानी फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर में यूज करने के लिए वेल्थ को स्टोर करके रखना पॉसिबल यहाँ नहीं था, बिकॉज मोस्ट ऑफ द गुड्स, जो गुड्स होते थे ज्यादातर डू नॉट पॉजेस ड्यूरेबिलिटी, यानी लंबे टाइम तक यूज होने वाले गुड्स वो नहीं होते हैं ज्यादातर, ठीक है, एंड डेटेरियोरेट देयर क्वालिटी विद पासेज ऑफ टाइम, और जैसे जैसे टाइम बीतता है वो गुड्स खराब होने लग जाते हैं। इसलिए आप वेल्थ अगर गुड्स की फॉर्म में अगर क्या करना चाहते हो, स्टोर करके रखना चाहते थे, तो इस टाइम पे नहीं, बार्टर सिस्टम में पॉसिबल नहीं था, सीसी इकोनॉमी में ये पॉसिबल नहीं था। अभी भी बोल रहा हूँ, सीसी इकोनॉमी भी अगर पेपर में आता तो आप वही डेफिनेशन लिखोगे जिसमें एक कमोडिटी को एक्सचेंज किया जाता है दूसरी कमोडिटी के साथ, उसी को ही सीसी इकोनॉमी कहते हैं, सीसी इकोनॉमी कहते हैं, यानी जहाँ पे कमोडिटी का एक्सचेंज कमोडिटी के साथ हो। उसके बाद है इनडिविजिबिलिटी ऑफ गुड्स, इनडिविजिबिलिटी ऑफ गुड्स ये एक्स्ट्रा पॉइंट मैंने लिखवा दिया है। मोस्ट ऑफ द गुड्स आर नॉट डिविजिबल, ज्यादातर देखा गया कि हर गुड्स क्या डिविजिबल नहीं होता है। एग्जांपल के तौर पे सपोज अ हाउस होल्ड वांट्स टू सेल हिज हॉर्स, मान लो कोई अपना घोड़ा बेचना चाहता है एंड वांटेड टू गेट क्लोथ एंड शूज, और वो दो चीजें खरीदना चाहता है, उसको कपड़े भी चाहिए और जूते भी चाहिए, देन इट वुड बी इम्पॉसिबल
टू डिवाइड हॉर्स इनटू टू पार्ट्स टू बाय टू डिफरेंट गुड्स। यानी अगर आपको इससे आपको क्या खरीदना है, इससे कपड़े खरीदना चाहते हो, इससे जूते खरीदना चाहते हो और आपके पास एक घोड़ा है और दोनों जो कपड़े और जो जूते जिससे आप खरीदना चाहते हो उनको घोड़े की जरूरत है, तो आप घोड़ा कितना दोगे? अगर एक टी शर्ट के लिए आप पूरा घोड़ा तो दोगे नहीं, और आप बोलोगे उसकी पूंछ काट के देता हूँ, ये भी पॉसिबल नहीं है। आप बोलते हो उसको दो पार्ट में अलग अलग काट के देता हूँ, वो भी पॉसिबल नहीं है। यानी यहाँ पे गुड्स को डिवाइड करना पॉसिबल नहीं था। तो बड़ा इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है, ठीक है। हमने 5 पढ़ा, डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स। नंबर 2 हमने जो पढ़ा है वो पढ़ा था हमने मेजर्स के बारे में, कि कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू के बारे में पढ़ा। नंबर 3 हम डेफर्ड पेमेंट यानी कॉन्ट्रैक्चुअल पेमेंट जो फ्यूचर से रिलेटेड पेमेंट थी उसके बारे में पढ़ा। नंबर 4 हमारे पास स्टोर ऑफ वैल्यू के बारे में आया। नंबर 5 है इनडिविजिबिलिटी ऑफ गुड्स। एक बात याद रखना है, जिसने ये लिमिटेशंस पढ़ ली तो जो मनी में जो उसके फंक्शन आने वाले हैं ना वो उसी से रिलेटेड होंगे, बिल्कुल ठीक इसके उल्टे होने वाले हैं। तो इसलिए प्लीज इस पे ध्यान, इस पे काम करो, वो अपना भी कवर हो जाना मनी का जो पोर्शन आने वाला है इसके बाद। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।